नमस्कार, आप देख रहे हैं MVNews.live और मेरा नाम है पंकज पांडे। इस वक्त हम आए हुए हैं हमारे समीर कुमार सिंह के आवास पर और जो कि कार्यकारी अध्यक्ष और MLC भी हैं, तो उनसे डायरेक्ट हम सवाल पूछेंगे, कुछ सवाल जो कि कांग्रेस पे आधारित रहेगा पूरी तरह से। तो चलिए सीधे चलते हैं। जी समीर जी, आप बताइएगा कि इस बार क्योंकि विधानसभा चुनाव कोरोना काल में भी होना ही है, ये चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कह दिया है कि कोरोना के वजह से चुनाव रुकने वाला नहीं है, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए। तो कांग्रेस का इसमें क्या आधार है? कांग्रेस किस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगा? कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा, जिससे, क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि राजद और JDU और BJP काफ़ी चर्चित अभी चल रहा है और लोग ट्वीट कर करके बोल रहे हैं काफ़ी एक दूसरे के बारे में, और मतलब ज़्यादा चर्चित में दिख रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, तो इस पर क्या कुछ ये रणनीति है कि क्या कुछ है, बताइए। बिहार कांग्रेस सबसे पहले तो अभी बिहार के लोगों की जान माल कैसे बचाया जाए, इसकी देख रेख की चिंता बिहार सरकार को होनी चाहिए थी, केंद्र सरकार को होनी चाहिए थी। लोगों के जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव नहीं है। अगर 2 महीना बाद विधानसभा का चुनाव होता है, जनवरी में ही होता है, तो उससे कोई राज्य का बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे माहौल में चुनाव हुए, अगर लाखों लोग संक्रमित हो गए, हज़ारों लोगों की जान चली गई, तो राज्य का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए, लेकिन अगर जिद है नीतीश बाबू को कि हमको सत्ता में किसी प्रकार जल्दी आना है, अगर मानवता उनके अंदर से ख़त्म हो गई है, चुनाव कराना, सत्ता में मुख्यमंत्री बनना ही उनकी प्राथमिकता है, तो हम लोग भी पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं। हमने विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरह से कर ली है और पूरे प्रदेश में जिला वाइज हमने वर्चुअल सम्मेलन संपन्न करा लिया है और पिछले 7 तारीख से अब हम लोग विधानसभा क्षेत्र वाइज उत्तर बिहार से गांधी जी की कर्मभूमि हम लोग ने पश्चिमी चंपारण से शुरुआत की है। और आपको ताज्जुब होगा कि 7 तारीख को हमने एक ज़िले का वर्चुअल चुनाव रैली का आयोजन किया और पूरे बिहार के वर्चुअल रैली का आयोजन नीतीश बाबू ने किया JDU की तरफ से। आप खुद देख सकते हैं कि हमको 10 लाख लोगों ने देखा और उनको 48 लाख लोगों ने देखा, तो इसी से अंदाज कर लीजिए। और उनको हजारों हजार लोगों ने डिसलाइक किया उनके रैली को। नौजवान जो है सो JDU कार्यालय में आकर के प्रदर्शन किए इस रैली के विरोध में। तो अंदाज आप कर सकते हैं कि जिसके बारे में अंदाज लोगों को नहीं है कांग्रेस की ताकत के बारे में, अब लोग मन बना रहा है, लोग पसंद कर रहा है। अगर हमारे खिलाफ नफरत होता, हमारे खिलाफ नफरत का माहौल होता प्रदेश में, तो 10 लाख लोग एक दिन में हमको देखने नहीं जुड़ते वर्चुअल रैली को। और आज भी हमने अभी तुरंत रैली से ही संबोधित करके हम आए हैं। तो आज जो है सो भी 2 ज़िले का हमारा रैली था, वर्चुअल रैली। सदाकत आश्रम से लोग जुड़े हुए थे, दिल्ली से जुड़े हुए थे। तो कल भी 2 ज़िले का होगा। तो हम लोग 2 ज़िले में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं अलग अलग उसको हम लोग संबोधित कर रहे हैं। तो कभी भी हम लोग का टारगेट था कि एक रैली में एक ज़िला में अगर 10,000 वर्कर जुट जाता है, 10,000 लोग जुट जाते हैं, तो हम समझते थे कि ये मेरी अपार सफलता होगी। 10,000 कोई कौन पूछे। आज भी सुबह में जब शुरू किए थे तो हम लोग कहा कि 16,000 लोग जुड़ गए हैं, 16,000 लोग लगातार देख रहे हैं और लाइक करने वाले तो शाम तक अभी लाखों में हो गए होंगे। तो ये हमारी लोकप्रियता है, ये हमारी सफलता है। और अभी के समय में कोरोना काल में जब उन्होंने ठान लिया है चुनाव के लिए, तो हम भी उनसे अभी पीछे नहीं हैं। वो तो अभी शुरुआत किए हैं और हमारा जिला सम्मेलन, वर्चुअल जिला सम्मेलन जो है वो पूरे प्रदेश में संपन्न हो चुका है। हम तो उनसे आगे हैं। और 7 तारीख से उन्होंने भी शुरू किया। लोगों ने कहा कि JDU सत्ता में है, आप भी सत्ता में नहीं हैं, आप एक ज़िले का कर रहे हैं, दूसरे तारीख से शुरू कीजिए, आपको महत्व नहीं मिलेगा, मीडिया में इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। हमने कहा मीडिया में इम्पोर्टेंस मिले नहीं मिले, लेकिन हमको भी तो अपना पैमाना देखना है कि हम कहाँ हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उस दिन में ज़िले का रैली शुरू किया
और उसको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। इससे हम लोग आशान्वित हैं कि हमारी सरकार बनेगी बिहार में, और किसी भी दल से आज के मुकाबले में चाहे नज़रअंदाज करे लोगों को, लेकिन जनता अब एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में लोग संकट में पड़ गए थे, खास करके बिहार के 30,000 मजदूर दिल्ली में, अहमदाबाद में, बंगलौर में भूख से तड़प रहे थे और अपील कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमको घर पहुंचा दो। सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री वहां पहल करके अपने राज्य के लोगों को लाए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जरा सा भी उनका ये नहीं हुआ, ममता नहीं हुआ, दया नहीं हुआ लोगों के प्रति कि लोग, हमारे राज्य के गरीब लोग, मजदूर लोग भूख से मर रहे हैं, कहाँ संक्रमित हो जाएंगे, उनको जल्दीबाजी में घर ले आना चाहिए। वो लाने का काम करने लगे, लेकिन तब तक हजारों की संख्या में लोग संक्रमित होकर यहाँ आए और बिहार जो संक्रमण मुक्त राज्य था वो संक्रमित हो गया, और आज किसी भी राज्य से ज़्यादा संक्रमित लोग यहाँ हैं, ज़्यादा लोग यहाँ बिहार में मर रहे हैं। और उसमें जो है सो क्या भाई, तो इसके बावजूद भी वो चुनाव कराने पर आमदा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि जिस तरह से जेडीयू अपना काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपसे सवाल एक करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि रोजगार और बाढ़ जो इस वक्त बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, रोजगार और बाढ़, इसमें कांग्रेस क्या कुछ कर सकता है जिससे कि लोगों को राहत मिलेगा कि हाँ, कांग्रेस का अगर सरकार आता है तो रोजगार और जो बाढ़ हर साल लगता है, पिछले साल तो पटना भी डूबा हुआ था कहीं ना कहीं, और सुशील मोदी ने इस पे आके बोला था कि मैं अपना पटना भी नहीं बचा पा रहा हूँ, पीसी में आके बोला था। तो इस पे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो क्या कांग्रेस अच्छे से खड़े उतर पाएगी इन सब चीज़ों में? ये आप गौर कीजिए कि 30 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आखिर इसी दौरान इतना बाढ़ की समस्या क्यों आ रही है? बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष आती है, जो हमारे राज्य की बनावट है। जिस तरह से नदियों में जल का उफान होता है तो स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन 30 वर्ष में क्या जो गैर कांग्रेसी सरकार आई उसका समाधान क्यों नहीं ढूंढ रही है? पटना डूब गया, तो पटना तो कभी कांग्रेस के शासन में नहीं डूबा था। एक बार हमको लगता है कि 74 वगैरह में वो बांध कोई टूट गया था अचानक, तो जिसके चलते पटना में जल जमा हो गया था, लेकिन वो तो दूसरे कारण से हुआ था। ये तो क्या है कि वर्षा के पानी से पटना लबालब हो गया, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी को भी घर से बाहर हाफ पैंट पहन के बाहर निकलना पड़ा। तो ये तो स्थिति है। ये लोग नहीं विकास का काम कर रहे हैं, सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, और रोज़गार देने की इनकी क्षमता नहीं है। आज तो मज़दूरों को भी रोज़गार नहीं दे पाए। क्यों आज बिहार में 30 लाख लोग जो मज़दूर आए कोरोना काल में, आज आपको मालूम होगा, आप देख रहे होंगे कि ये मज़दूर लोग फिर लगातार जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं, इसलिए कि भूख से तड़प रहे लोगों को जब मुख्यमंत्री ने कह करके बिहार में रोज़गार मुहैया नहीं कराया, तो बेबसी में, लाचारी में, भूख से बचाने के लिए, अपने बच्चे को भूख से मरने से बचाने के लिए यहाँ से फिर से पलायन करना शुरू कर दिया है। ये बिहार का दुर्भाग्य है, और मुख्यमंत्री के हर सच की कलई खुल रही है कि उनका सारा दावा जो है सो झूठा साबित हुआ। इसलिए बिहार के लोग नाराज़ हैं। कहाँ से ये रोज़गार देंगे? इनके पास कुछ है, विजन नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। वैसे सवाल तो मेरे पास इस वक्त बहुत कम है क्योंकि आपने एक बार में सब कुछ बता दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा इस वक्त मैं कि कांग्रेस सारे पार्टियों से अलग किस तरह से दिखेगा लोगों को, कि लोगों को लगता है कि हाँ, कांग्रेस इस बार बिहार के लिए बहुत ही अच्छा करेगा? क्योंकि पहले हमने देख चुका है कि 15 साल राजद की सरकार थी, अब 15 साल जेडीयू की। इस वजह से अभी तक कांग्रेस का सत्ता नहीं आया पिछले 30 सालों से, कहीं ना कहीं ये सत्य है। तो इस बार आना चाहिए लोगों को, युवा को जो मेन है, इसको आप इस तरह से बताइए कि, और एक अलग मैसेज दीजिए जो कांग्रेस का खुद का मैसेज हो और लोगों को पता चले कि हाँ, कांग्रेस ये योजनाएं चलाएगा, और इस तरह से कांग्रेस इस बार सामने आ रहा है सारे पार्टियों के सामने। देखिए, बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं और निरंतर हर एक वर्ष समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। यहाँ रोज़गार की समस्या है, यहाँ किसान भूखे मर रहे हैं, खेती बाड़ी का कोई समुचित उपाय नहीं है, और वो जो
कुछ उत्पादन करते हैं किसान, उसका दाम नहीं मिल पा रहा है। कोई उद्योग ऐसा नहीं है, जैसे मुजफ्फरपुर के इलाके में अगर लीची से संबंधित, आम से संबंधित, टमाटर से संबंधित उद्योग सरकार लगाए तो हम समझते हैं कि किसान को भी फायदा होगा और राज्य भी संपन्न हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा चीज़, आलू से संबंधित पोटैटो चिप्स वगैरह का बड़ा बड़ा फैक्ट्री सरकार के तरफ से लग सकता है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनके द्वारा भी सरकार उनको प्रोत्साहित करके, उनको सहयोग करके इस तरह की व्यवस्था कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देना, ठेकेदारी के जरिए लूटपाट मचाना और अपने पार्टी को उसके लिए चंदा जमा करना, यही लक्ष्य है। और उन 2 नंबर के पैसे से लोगों में वितरण करके, लोगों में प्रभावित करके सत्ता में आना, यही मुख्य पेशा हो गया है, यही मुख्य धंधा हो गया है। कांग्रेस इस भ्रष्ट राजनीति से बिहार को निजात दिलाना चाहती है और एक ऐसा शिक्षा का प्रबंध बिहार में करना चाहती है कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे को बंगलौर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। हम भी कभी छात्र होते थे तो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और गौरवान्वित महसूस करते थे कि मैं पटना कॉलेज का छात्र हूं और पटना कॉलेज वो जो इंडिया में एक स्थान रखता है। आज पटना कॉलेज की दुर्दशा पर रोना आता है। साइंस कॉलेज के लेबोरेटरी में आप चले जाइए, जहां देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। पटना साइंस कॉलेज के लेबोरेटरी में आज प्रयोगशाला में कोई सामान नहीं है जिससे बच्चे प्रैक्टिकल कर सकें। ये दुर्दशा आज बिहार झेल रहा है और व्यवस्था में। लेकिन गरीब गुरबे के बच्चे जो हैं वो कैसे जाएंगे? पैसे वाले तो बंगलौर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन जो मेधा गरीब के बच्चे में है उस मेधा को बाहर निकालने का काम, उसको समुचित ज्ञान देने का काम बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। हमारा लक्ष्य होगा कि हम शिक्षा का सुप्रबंध करें बिहार में, विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक माहौल बनावें और एक बार फिर से जो ज्ञान की स्थली बिहार थी, जहाँ पर कि एक से एक विश्वविद्यालय था, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय से संसार के लोग पढ़ने आते थे, दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे। आज उल्टी गंगा बह रही है। आज बिहार के लोग दुनिया में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से लौटे तो जो बिहार की खोई हुई गरिमा है, प्रतिष्ठा है, उसको हम वापस लाने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य होगा। किसानों को लोगों ने वादा किया कि किसानों की आमदनी को हम दोहरी कर देंगे। आज 6 साल से भी ज़्यादा हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। किसान को दोहरी आमदनी क्या, जो आमदनी थी वो भी ख़त्म हो रही है, इसलिए कि उसके साथ कोई भी साधन मुहैया नहीं हो रहा है। जो यूरिया का दाम इतना बढ़ा दिया गया है कि किसान के पास उतने पैसे नहीं हैं। सिंचाई का प्रबंध बिहार में कुछ है ही नहीं। बाढ़ में, सुखाड़ में किसान करा रहा है, रो रहा है। इस दशा से तो बिहार को हम निकालेंगे अगर हम सत्ता में आए, निश्चित रूप से निकालेंगे और एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें कि आज बेटियां रो रही हैं, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये बिहार की तस्वीर जो दुनिया के सामने, देश के सामने उभर के सामने आई है, यही बिहार की सच्चाई नहीं है, यही बिहार की तस्वीर नहीं है। हम गौतम बुद्ध की धरती के लोग हैं। ये ऐसा जगह रहा है जहाँ से कभी आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने बेतिया से, चंपारण से आगाज़ किया था आंदोलन का। एक ऐसा माहौल है, एक राष्ट्रवादी स्टेट ये रहा है। आज यहाँ पर बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। अगर यही सुशासन है तो ऐसे सुशासन को बिहार की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता एक बार सोचे, नौजवान सोचे, चूँकि ये नौजवानों का प्रदेश है, नौजवानों का देश है और नौजवान हमारे देश के भविष्य हैं। 65% आबादी नौजवानों की है। इसी नौजवानों ने उत्साहित होकर मोदी जी को लाया था कि देश का भाग्य बदलेगा और अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आज नौजवानों को कहा जा रहा है कि पकौड़ा बेचो, चाय कॉफ़ी बेचो और बेरोजगारी का आलम यही है कि पढ़ा लिखा इंजीनियर बोर्ड लगा के कहता है कि इंजीनियर चाय वाला। आज सोचिए कि इंजीनियर चाय वाला चाय बेच रहा है।
अपने आप को इंजीनियर भी कहता है, चाय बेचता है। जब इंजीनियर जिस राज्य का चाय बेचेगा उस राज्य की प्रगति कहाँ से होगी, उस देश की प्रगति कहाँ से होगी। ये भाषणबाजी, ये छलावा से देश बर्बाद हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति चौपट हो रही है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा मोदी सरकार का है कि देश बहुत नीचे चला गया है। आज मनमोहन सिंह का मजाक लोग उड़ाते थे, लेकिन आज मनमोहन सिंह से ज्ञान लिए होते तो आर्थिक स्थिति इस देश की इतनी कमज़ोर नहीं पड़ती। इसलिए हम चाहते हैं, नौजवानों से खास करके हम संदेश देना चाहते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए संगठित होइए और इस झूठी सरकार को बदलिए, ताकि एक बिहार में शैक्षणिक माहौल बन सके, अपराध मुक्त बिहार बन सके, किसानों के हक की बात हो सके और एक बार बिहार की खोई प्रतिष्ठा भी लौटे और बिहार एक संपन्न राज्य के श्रेणी में आ जाए। यही हमारी उम्मीद है, यही चाहत है और इसी के लिए हम उम्मीद करना चाहते हैं कि कांग्रेस को एक बार लोग चुनने का काम करेगा। बिल्कुल समीर जी, बहुत ये सारे मुद्दा कहीं ना कहीं एकदम बारीकी से देखने वाली हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स लगातार सामने भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ छुपा हुआ है, ये सब प्रॉब्लम लगातार सामने भी आ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा समीर जी के कि आप हम लोग से जुड़े, इस वक्त MVNews.live के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर जी। तो ऐसे ही अब देखते रहिए, पार्टियों की तैयारियां तो लगातार चालू हो चुकी है, लेकिन किसकी होगी जीत ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही खबरों के सिलसिले के लिए बने रहिए। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज पांडे।